पिछली कड़ी में हमने दिल्ली से पुणे के राजगुरु नगर तक के सफर की शुरुआत की थी, जिसके तहत प्याज लहसुन अनुसंधान निदेशालय का दौरा शुरू किया था। हमने पाया कि निदेशालय प्याज लहसुन में नई किस्में ईजाद करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से निर्मित स्थितियों से लड़ने वाली किस्मों पर शोध कर रहा है। आनुवांशिक सुधार पर भी निदेशालय का कार्य सराहनीय है। आज के अंक में हम टिश्यू कल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, बीज प्रसंस्करण इकाई के बारे में जानेंगे। साथ ही उन किसानों की सफलता की कहानी भी जानेंगे जिनकी खेती में काफी सुधार आया है। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं राजगुरु नगर का। कार्यक्रम में सबसे पहले चलेंगे साइल लैब की ओर। यहाँ पर मिट्टी के नमूनों में एंजाइम गतिविधि का अनुमान लगाया जाता है। साथ ही प्रमुख और सूक्ष्म पोषक तत्वों, उनके जैव रासायनिक गुणों के लिए पौधों के नमूनों का मूल्यांकन किया जाता है। वहीं प्लांट पैथोलॉजी लैब प्याज और लहसुन की विभिन्न बीमारियों पर शोध करता है। यहाँ वायरस, बैक्टीरिया और कवक जैसे रोगजनकों के लक्षणों को जानकर निदान की संभावनाएं तलाशी जाती हैं। यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग जितने भी फंगल डिजीज़ हैं, ऑनियन और गार्लिक के, उन पर हम लोग रिसर्च करते हैं और उन जितने भी डिजीज़ हैं उनका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उनके मैनेजमेंट जो है उसको हम लोग किसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखा जाए तो मुख्य रूप से पैथ लैब में रोगग्रस्त नमूनों से प्रमुख कवक रोगजनकों को अलग कर उनकी पहचान की जाती है। फिर संक्रमण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्याज के मुख्य रोगों को देखें तो इनमें काला धब्बा या श्यामवर्ण, बैगनी धब्बा, स्टेम फिलियम, झुलसा या भूरा धब्बा मुख्य है। यहाँ पर रोगों के प्रबंधन के लिए ट्राइकोडर्मा प्रजातियों का संग्रह, पहचान एवं मूल्यांकन किया जाता है। इस समय पैथ लैब में लहसुन पर 3 परीक्षण चल रहे हैं। ट्राइकोडर्मा के द्वारा रोग प्रबंधन, जैविक मिश्रण के द्वारा प्याज एवं लहसुन के रोगों का प्रबंधन, एकीकृत रोग प्रबंधन। आजकल का जो पेस्टिसाइड का बहुत बड़ा इशू है, उस पेस्टिसाइड के इशू को कैसे कम किया जाए, उसके लिए हम लोग एक मैनेजमेंट ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि जिससे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ करते हैं। तो उसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल में बेसिकली जो ट्राइकोडर्मा होता है, वो ट्राइकोडर्मा की हम लोगों ने कई स्ट्रेन्स डेवलप किया है और आइडेंटिफाई किया है। 12 स्ट्रेन्स हमारे पास हैं जिनको लेकर के हम रिसर्च कर रहे हैं और उनको हमने आइडेंटिफाई भी किया। हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल भी हैं, आप लोग देख भी सकते हैं उसको। ये है पीएचडी लैब। यहाँ क्या कार्य किए जाते हैं, आइए अंदर चल के समझाते हैं। हम संस्थान के पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में खड़े हैं। यहाँ पर प्याज और लहसुन से बनाए गए विभिन्न व्यंजन हैं, जिसमें हम ड्राइड फ्लेक्स, ड्राइड पाउडर्स, उसके साथ ही कुछ न्यूट्रास्यूटिकल रिच, एंटीऑक्सीडेंट रिच ब्यूरेजेस एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर एक पकोड़ा रेडी मिक्स टेक्नोलॉजी भी हमने बनाई है जो अभी कमर्शलाइज होने को है। और यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के अलावा इस लैबोरेटरी में हम क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल और बायोकेमिकल न्यूट्रिशनल एनालिसिस जैसी चीज़ें भी पूरे करते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में बात की जाए तो प्याज और लहसुन भारतीय खाद्य संस्कृति में एक अनन्य साधारण महत्व रखता है। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो प्याज और लहसुन में कुछ ऐसे हेल्थ स्वास्थ्य गुण हैं जिसके चलते हम अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स, प्रीबायोटिक कंटेंट और एलिसिन कंटेंट। ये जो चीज़ें इसमें जो यूनिक होती है, उसके चलते प्याज और लहसुन अन्य सब्जियों के मुकाबले आपके आरोग्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए जो है सुपेरियर ठहरता है। आइए अब रुक करते हैं टिश्यू कल्चर लैब का, जहां लहसुन में परिवर्तनशीलता और विविधता पैदा करने और बढ़िया उपज देने वाली किस्मों के विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे, आइए समझते हैं। हम लोगों ने लहसुन को हीट ट्रीटमेंट, मेरिस्टेम कल्चर और
केमोथेरेपी, ये 3 ट्रीटमेंट के कॉम्बिनेशन में लेके लहसुन में मेजर जो वायरसेस है उसका प्रमाण कम करके लहसुन के जो रोपाई में जो बीज लगता है उसको हमने तैयार किया है। ये प्रोटोकॉल हम संस्थान ने तैयार किया गया है। दूसरा टेक्निक हम लोगों ने टिश्यू कल्चर में अपनाया है, उसका वो है कैलस के माध्यम से। लहसुन में इस तरह का कैलस तैयार होता है। लहसुन के जो रूट्स होते हैं उससे हमने ये कैलस बनवाया है। ये रूट्स के मेरिस्टेम की कैलस जो बना है, इसकी वजह से इसमें वायरस का होने का प्रमाण बहुत ही कम, मतलब 0.1% हो सकता है। लहसुन हो या प्याज हो, उसमें जो उसकी वाइल्ड किस्में हैं या जो उसकी अलग अलग दूसरी प्रजातियां हैं उसको हमने लेके क्रॉसिंग बनाया है और हाइब्रिडाइजेशन का एक प्रोग्राम बना के हम लोगों ने जो दूसरे प्रजातियों में जो अच्छे गुण है, जैसे कि डिसीज रेजिस्टेंस है या ड्रॉट को, मतलब अजैविक जो तान है सूखे का, वो सहन करने का जो क्षमता है, उस गुण को हमारे प्याज में लाने के लिए हम लोगों ने प्रयोग चालू किए हैं संस्थान में। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। ऐसा नहीं है कि लैब में किए जा रहे रिसर्च केवल परिसर तक ही सीमित है, बल्कि इन प्रौद्योगिकियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेल प्रदर्शन, कृषि प्रदर्शनियां, लेक्चर्स, रेडियो टॉक, टीवी शोज और पुस्तिकाओं के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के किसानों तक पहुंचाया जाता है। अब तक संस्थान ने 571 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर 113 प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाकर लाखों किसानों तक प्याज एवं लहसुन की विकसित किस्में, तकनीकें पहुंचाई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय द्वारा प्रौद्योगिकियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेत प्रदर्शन, कृषि प्रदर्शनियाँ, लेक्चर्स, रेडियो टॉक, टीवी शोज और पुस्तिकाओं के माध्यम से देश के विविध राज्यों के किसानों तक पहुंचाया जाता है। संस्थान पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र में प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सकारात्मक प्रयास कर रहा है। रबी मौसम में भीमा शक्ति प्याज बीज उपलब्ध कराया गया तो खरीफ में भीमा सुपर के अच्छे परिणाम मिले हैं। प्याज का जो पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भाग और उनमें बारिश की मात्रा ये बहुत ज़्यादा पैमाने पर होने के कारण वहाँ पे प्याज का उत्पादन ज़्यादा होता नहीं था और पहले से ही प्याज का उत्पादन कम था। लेकिन हमने 2015 से प्याज उत्पादन वहाँ पे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा डेमोन्स्ट्रेशंस वहाँ पे कंडक्ट किए। काफ़ी सारे किसानों को हमारी जो सूटेबल वैरायटीज़ है वहाँ पे, खरीफ सीज़न में भीमा सुपर, भीमा डार्क रेड जैसी वैरायटीज़ और रबी सीज़न में भीमा शक्ति, भीमा किरण जैसी वैरायटीज़ वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट की। काफ़ी अच्छा रिजल्ट वहाँ पे हमें मिलने लगा। अब चलते हैं ITMU यानी संस्थान प्रौद्योगिक प्रबंधन इकाई की तरफ। इस इकाई के नाम क्या उपलब्धियां हैं, देखिए। निजी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी लाइसेंस के लिए कुल 166 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। निदेशालय ने 1.6 करोड़ रुपए प्रौद्योगिकी लाइसेंस से लाइसेंस शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त किया।
आज तक 32 अनुबंध अनुसंधान और 3 परामर्श सेवाएं विभिन्न अनुबंध पक्षों को प्रदान की गईं, जिससे 2.3 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। निदेशालय के नाम 2 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं और 2 पेटेंट। इस प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई में हमने आज तक 166 निजी कंपनियों के साथ भागीदारी की है, हमारी तकनीकी का लाइसेंसिंग किया है। तो उसमें से 164 सीड कंपनियों को हमने हमारी अलग अलग प्याज की वैरायटी है, किस्में है, उसका लाइसेंसिंग किया है। उसके बाद हमारा कंट्रोल्ड ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर, इसका भी लाइसेंसिंग हमने एक प्राइवेट कंपनी है उसके साथ किया है। हमारा जो ओनियन ग्रेडर है उसका भी एक इंजीनियरिंग कंपनी के साथ हमने लाइसेंसिंग किया है। तो उससे हमें अब तक कुल 1,60 लाख तक हमें राजस्व प्राप्त हुआ है। निदेशालय एग्री ड्रोन प्रोजेक्ट परियोजना के तहत किसानों को ड्रोन द्वारा स्प्रे की सुविधा देता है। विशेषज्ञों की माने तो 10 लीटर टैंक क्षमता के कृषि ड्रोन से केवल 6 से 7 मिनट में 1 एकड़ के एरिया को कवर किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक 555 एकड़ क्षेत्र पर स्प्रे किए जा चुका है। ड्रोन कृषि में कैसे फायदेमंद है, आइए विशेषज्ञ की राय लेते हैं। हमने ये नई टेक्नोलॉजी जो है एग्री ड्रोन, उसे स्प्रेइंग का तकनीक डेवलप किया है और उसका हमने अभी तक 555 किसानों की यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। ये डेमोन्स्ट्रेशन सारे किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। प्याज के ऊपर इसका छिड़काव का स्टैंडर्डाइजेशन हम कर रहे हैं, उसका हाइट कितना होना चाहिए, स्पीड कितना होना चाहिए, कितने विंड स्पीड पे काम करेगा, कौन सा केमिकल का कितना स्प्रे होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी कम पानी में और कम समय में इसकी ज़्यादा इफ़िशियंसी है। 10 लीटर के टैंक में हम 1 एकड़ का स्प्रेइंग करते हैं। 1 एकड़ स्प्रे करने के लिए 7 से 8 मिनट का टाइम ही लगता है और कोई लेबर की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो काफ़ी कम समय में, कम टाइम में, कम लेबर में इसका हम स्प्रेइंग कर सकते हैं। संस्थान के पास नई तकनीकों के साथ साथ ऐसी मशीनें भी हैं जो कम समय में बेहतर रिजल्ट देती हैं। अब इस प्याज ग्रेडर्स को ही देख लीजिए, जहां हाथ में ग्रेडिंग करने में 50% तक शुद्धता मिलती है, वहीं इन ग्रेडर्स का उपयोग करके 98% तक शुद्धता ली जा सकती है। प्याज फसल की कटाई उपरांत प्रबंधन की अगर हम बात करें तो यांत्रिकीकरण में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है वह है ऑनियन ग्रेडर की। तो संस्थान द्वारा 2 प्रकार के ऑनियन ग्रेडर विकसित किए गए हैं। इनमें यह है पहला हैंड ऑपरेटेड हस्तचलित ऑनियन ग्रेडर, जिसकी कैपेसिटी अगर हम बात करें तो 0.5 से 0.8 टन्स पर आवर की इसकी कैपेसिटी है। इसका जो अगर हम संशोधित वर्जन देखें तो यह है मोटराइज्ड ऑनियन ग्रेडर। यह लगभग 1.5 से 2 टन प्रति घंटा इसकी क्षमता है। इसको हमने और भी संशोधित किया गया है और लगभग 85 से 90% एफिशिएंसी से यह मशीन कार्य करते हैं। तो इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वह भी हमने संस्थान द्वारा विकसित किया गया है और उसको कमर्शियलाइज भी किया गया है। यहाँ प्याज के बीजों को संग्रहित किया जाता है। प्याज के बीजों को कोल्ड स्टोरेज में 8 से 14 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भंडारित करके और 60 से 65% की सापेक्ष आर्द्रता बनाए रखकर 2 से 3 वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ओनियन सीड का भंडारण गृह है, शीत गृह, और इसमें हम ओनियन का सीड रखते हैं, ब्रीडर और ट्रूथफुल सीड्स, और ये साल भर के लिए, इसमें साल या 2 साल के लिए अच्छे से रख सकते हैं। हम लोग कंट्रोल स्टोरेज स्ट्रक्चर में प्याज की जो भंडारण में स्टोरेज लॉसेस कम करने के लिए जो जरूरी एनवायरनमेंट है 25 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी अराउंड 60 to 70% मेंटेन कर सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग एयर फ्लो देख के इसमें रॉटिंग परसेंटेज कम कर सकते हैं। इसमें स्टोरेज स्प्राउटिंग परसेंटेज भी कम है। इसमें और एडवांटेज यही है कि कोल्ड स्टोरेज में जो पोस्ट स्टोरेज स्प्राउटिंग है इस कोल्ड कंट्रोल स्टोरेज स्ट्रक्चर में नहीं होती है। तो इसकी वजह से हम लोग इस टेक्नोलॉजी को रेकमेंड करते हैं कि स्टोरेज लॉसेस कम करने के लिए। इस निदेशालय के पास अच्छी खासी भंडारण क्षमता है।
जिनमें 5 से 10 टन की क्षमता वाले सस्ते भंडारण मॉडल और ऊपर व बाजू से वायु संचरण के साथ 25 से 50 टन की क्षमता वाले अधिक लागत के भंडारण मॉडल की डिजाइन है। ये कैसे काम करते हैं, आइए विशेषज्ञ से जानते हैं। कम क्षेत्र वाले जो किसान भाई है जिनका उत्पाद 5, 10 या 15 टन तक है, उनके लिए कम लागत में जिस तरह का भंडारण गृह चाहिए वह भी हमारे संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। उसके साथ ही आप ये जो देख रहे हैं, यह संशोधित फर्शयुक्त एवं बाजू से हवादार प्रकार का यह भंडारण गृह है। इसमें आप 45 से लेकर 50 टन तक की प्याज भंडारण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये है पीएमई यानी प्राथमिक निर्धारण, निगरानी एवं मूल्यांकन पीएमई प्रकोष्ठ। यहाँ बेहद महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जैसे परिषद द्वारा पूछे जाने वाले विभिन्न विषयों पर जानकारी सम्मिलित कर इस संस्थान द्वारा भेजना, संस्थान द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकाशनों को अनुमति प्रदान करना, कॉन्ट्रैक्ट संशोधन परियोजना की जांच कर अनुमति प्रदान करना, अलग अलग विश्वविद्यालयों द्वारा आने वाले विद्यार्थियों को पदवी, स्नातकोत्तर, पीएचडी के संशोधन के लिए नियमानुरूप अनुमति देना, प्रौद्योगिकी का प्रमाणन करने हेतु दस्तावेज तैयार करना एवं परिषद से समन्वय करना। ये पीएमई सेल है डीओजीआर का। कोई भी जो भी साइंटिस्ट है, यहाँ से क्या होता है कि कोई डीओजीआर से जब हम पब्लिकेशन करते, कोई एक टेक्नोलॉजी निकलती है, कुछ भी होता है, वो पब्लिकेशन जब हम करते तो वो पब्लिकेशन का या टेक्नोलॉजी का पूरा यहाँ पर इवेल्युएशन होता है और वो इवेल्युएशन उसकी जांच होती है। वो जांच होने के बाद ही वो पब्लिकेशन यहाँ से जाता है, पब्लिकेशन के लिए किसी भी जर्नल में पब्लिश होता है। इसी तरह से कोई भी, जैसे सपोज करिए कि पार्लियामेंट से कोई क्वेश्चन आया और उस पार्लियामेंट के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर उसका जवाब बनाते हैं और वो जवाब बनाने के बाद वो पार्लियामेंट में वहाँ यहाँ से सबमिट होता है, आईसीआर के थ्रू भेजा जाता है। इसी तरह से कोई भी रिपोर्ट, जितनी भी यहाँ से कोई डीओजीआर से कुछ भी टेक्निकल रिपोर्ट जितनी बनती हैं, वो पीएमई सेल का एक काम होता है। वो सिंथेसाइज करता है इन्फॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंटेशन करता है और फिर उनको वहाँ पर समन्वय कर उसको भेजता है और उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन केंद्र में साल 2019 और 2023 के बीच कुल 9 इंक्यूबेटियों को प्रवेश दिया गया, जिनमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, महिला एवं स्व सहायता समूह और किसान उत्पादक कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा एबीआई इन कार्यों को भी करता है। नियंत्रित प्याज भंडारण संरचना के लिए हितधारकों की बैठक लेना, ग्रामीण स्तर पर महिला उद्यमिता जागरूकता अभियान, एफपीओ प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्टार्टअप्स के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम। इस एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के तहत हमने काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डेमोस्ट्रेशंस, टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारे कुछ ऑर्गेनाइज किए। काफ़ी सारी इंटरफेस मीट्स भी ऑर्गेनाइज की। अभी दिसंबर 2023 में हमने नेशनल सिंपोजियम कम इंडस्ट्री मीट ऑर्गेनाइज की थी और उसमें काफ़ी सारे स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुए, उन्होंने सहभाग लिया। काफ़ी सारे एकेडमिशियंस, रिसर्चर, इंडस्ट्री पर्सन्स उसमें आए। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सारे स्टेक होल्डर्स को लाके जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन का सपोर्ट हमारा और उनकी ज़रूरत है, उसके ऊपर काफ़ी सारा डेलिब्रेशन हुआ और उसके कारण अभी हमारे पास 24 नए एप्लीकेशन स्टार्टअप्स के इंक्यूबेशन के लिए आए और उसमें से हम अभी एक नया संकल्प नाम का कोहॉर्ट अभी चालू कर रहे हैं। उसमें 15 इंक्यूबेटी हमारे अभी एनरोल हो चुके हैं।
इसके साथ ही AKMU यूनिट का भी जायजा ले लेते हैं। ये निदेशालय की कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई है। इस इकाई में कृषि से संबंधित डेटा को प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर निदेशालय की वेबसाइट और मोबाइल ऐप का लगातार अपडेशन किया जाता है। ये इस संस्थान का AKMU यूनिट है। यहाँ पर एग्रीकल्चर डेटा प्रोसेसिंग होता है। यहाँ पर सब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। यह सर्वर रूम से सभी अलग अलग यूनिट को यहाँ से इंटरनेट सप्लाई होता है और सभी नेटवर्किंग का काम यहाँ पर होता है। और इस पे इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटिंग, यह संस्थान के सब काम यहाँ पर होते हैं। उसी तरह से सोशल मीडिया पर भी हम अपडेट डालते हैं। वैसा हमारा एक 15 डेज़ का न्यूज़ भी आता है, तो वो भी यहाँ पर AKMU में हम एडिट करते हैं। इस तरीके से हम यह सभी प्रोसेसिंग का एक काम इस यूनिट में करते हैं। संस्थान में शोध कर रहे कुछ छात्रों से भी हमने जानने का प्रयास किया कि कृषि में हो रहे अनुसंधान को लेकर उनकी क्या राय है। क्या पिछले दशक से अब कृषि का स्वरूप बदला है? यहाँ मैंने अभी प्रोजेक्ट के लिए एडमिशन लिया था। मैंने डॉक्टर रामदत्ता सर के अंडर काम किया है, जिसमें मैंने प्याज और लहसुन के बारे में बहुत सारी जानकारी सीखी। कांदा लहसुन संशोधन केंद्र यहाँ पर आकर मुझे जो ऑनियन और गार्लिक के डिसीजेस है उनके बारे में भी बहुत कुछ पता चला और उसका प्रोटेक्शन जो होता है उन सब की भी जानकारी यहाँ पे आकर मुझे मिली। यहाँ पे हमें कांदा और लहसुन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। यहाँ मैं डॉक्टर जयालक्ष्मी मैम के अंडर काम कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नई सीखने को मिली और हम आगे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए यहाँ आए। संस्थान के प्रयास कितने सफल हुए, ये जानने के लिए इन किसानों की राय जानते हैं, जो संस्थान से जुड़ने के बाद अपनी खेती में सकारात्मक परिवर्तन देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में किसान प्याज लहसुन की नई किस्मों को लगा रहे हैं। मौजूदा समय में कुछ किसान आय को कई गुना कर चुके हैं। आइए जानते हैं किसानों की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। इस सेंटर से जुड़ने वाला मैं बहुत पुराना किसान हूँ। 20 साल पहले इस सेंटर से मैं जुड़ा हुआ है और इसकी जो तकनीक होती है सिंचन की, वो टपक सिंचन मैंने पहला किया है। और वो टपक सिंचन से 1 एकड़ का पानी जब आपके पास है तो आप 2 एकड़ की टपक सिंचाई कर सकते हैं। और उसी से 4 फीट का रेज बेड पर 2 लैटरल डाल के हम सिंचाई करते हैं। जब से वहाँ पे हमारे विदर्भ में यहाँ के जो तौर तरीके हैं वो तरीके सबको मालूम हुए और उसके हिसाब से सभी किसान लोग पैदावार करने लगे और अच्छा मुनाफा कमा रहे। उस टाइम में मेरे पास 2.5 एकड़ खेती थी, आज मेरे पास 25 एकड़ खेती है। ये सब देन है DOGR की। मैं DOGR क्यों बोल रहा, यहाँ के पैदावार के तरीके हमने सीखे हैं। और लहसुन और प्याज हमने की, लहसुन प्याज की खेती और बन गए सब लखपति और हमारे गांव बने हैं लखपति करोड़पति। DOGR की तरफ से शास्त्रज्ञ मतलब राजू सर आए, इन्होंने आकर हमारे इधर वो भीमा शक्ति का सेड का बीज दिया। उन्होंने बताया, वैसे हमने खेती की तो उस तरफ से हमें एक 5 टन का एक्स्ट्रा मिला। प्याज और लहसुन अनुसंधान केंद्र किसानों के लिए तत्पर है और यहाँ पर किसानों के लिए काम किया जाता है। ये उद्देश्य यही होता है कि उनका उत्पादन कैसे हो, लागत कम हो और दर्जेदार उत्पादन हो। किसान जो उत्पादन करते हैं उसमें अधिक उत्पादन तो कई बार ले लेते हैं, परंतु क्वालिटी का उत्पादन वो नहीं ले पाते और मार्केट जो फसल जो है वो 40%, 50% या 30% से अधिक नहीं होती है। तो इस केंद्र में बहुत से अनुसंधान किए गए हैं, बहुत जातियाँ डेवलप की गई, टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, जिसमें किसानों का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो किसानों के लिए यहाँ पर इस केंद्र में प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर किसानों के लिए फार्मर्स हॉस्टल की व्यवस्था है, जिसमें 20 से 25 किसान एक साथ रहकर 2 दिवसीय के बाद 3 दिवसीय प्रशिक्षण फ्रीक्वेंटली हम करते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से और भी विभिन्न राज्यों से, गुजरात से किसान यहाँ पर आए हैं और उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। और किसानों का हम फीडबैक भी लेते हैं, तो किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के बाद कई किसानों को राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार मिले हैं। अगर आप
कंद मसाला फसलों की खेती करते हैं और बढ़िया मुनाफा चाहते हैं तो आपकी सारी जरूरतें, जिज्ञासाएं प्याज एवं लहसुन निदेशालय पुणे में पूरी हो सकती हैं। संस्थान से संपर्क करने के लिए पता इस प्रकार है: भारतीय कृषि अनुसंधान प्याज एवं लहसुन निदेशालय, राजगुरुनगर, पुणे, पिन कोड 410505। फोन नंबर 02135222026। आप ईमेल के माध्यम से भी यहां संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है director.dogr@icar.gov.in। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान की वेबसाइट पर जा सकते हैं dogr.icar.gov.in। इसी के साथ आज के सफर में बस इतना ही। यदि आपके पास है हमारे कार्यक्रमों के लिए कोई सुझाव तो भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है shreshtsansthan.ddkisan@gmail.com। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे एक और श्रेष्ठ संस्थान की ओर। प्याज और लहसुन खाओ, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो। डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ किसान यात्रा में। कई सारे गांव होंगे रेगिस्तान में। पहले से कितनी तस्वीर बदल गई? काफी बदल गई। उन्नत खेती की तरफ किसानों का रुझान हुआ। 8-10 सालों में कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। गाँव में विकास हुआ। खेती बहुत आसान है और प्रॉफिट भी बढ़िया है। राजस्थान से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 30 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। बदलते भारत।